दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो नमस्ते, मैं हूं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं दी प्रिंट की एक खास सीरीज़ पेज टर्नर, जहां हम हर हफ्ते एक नई किताब पर बात करते हैं। ये वाला एपिसोड शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी बात, सब्सक्रिप्शन की बात। अगर आपने दी प्रिंट को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत सारा शुक्रिया, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक दी प्रिंट को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके अपनी तरफ से थोड़ा सा जेब खर्च करिए। तो आज के इस पेज टर्नर के एपिसोड में हम बात करेंगे अ पैचवर्क क्विल्ट नाम की एक नई किताब की। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे छापा है हार्पर कॉलिंस ने, लिखी है सई प्रंजपे ने। वैसे हो सकता है कि हम में से कईयों ने 80 के दशक की बहुत सारी फिल्में ना देखी हों, लेकिन उनके नाम तो ज़रूर सुने होंगे, जैसे चश्मे बद्दूर, स्पर्श, कथा, पपीहा और साज। जी हाँ, ऐसी कई सारी 80 के दशक की कल्ट फिल्मों को डायरेक्ट कर चुकी सई प्रंजपे की ये किताब है। वैसे ये उनकी पहली किताब नहीं है, अपनी पहली किताब वो 8 साल की उम्र में ही लिख चुकी हैं। दरअसल हुआ ये था कि सई की माँ शकुंतला ने एक बार उनसे कोई कहानी सुनाने के लिए कहा था। छोटी सई ने अपनी इमेजिनेशन से बहुत सारी कहानियाँ सुना दी। माँ प्रभावित हो गई और उन्होंने सई को कहा कि तुम हर रोज़ 3 घंटे अपने दिमाग में आने वाली इन कहानियों को लिखोगी, और इस तरह जाकर मुलांचा मेवा नाम की एक किताब पब्लिश हुई। ये वाली जो किताब है ये हमें भारतीय सिनेमा की एक सेलिब्रेटेड फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर की क्रिएटिव जिंदगी में झांकने का मौका देती है। आखिर वो क्या घटनाक्रम थे जिन्होंने सई प्रंजपे को सई प्रंजपे बनाया। पूना के ऑल इंडिया रेडियो से अपने करियर की शुरुआत करने वाली लड़की कैसे आगे चलकर सिनेमाई जगत में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बन गई और कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए। साल 2006 में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। लगभग 450 पन्नों की ये किताब है और इसे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में बड़े ही रोचक तरीके से लिखा गया है। जब ये किताब पढ़ना शुरू किया था तो लगा था कि मैं इसे एक महिला डायरेक्टर की ज़िंदगी से जुड़ा एक ज़रूरी दस्तावेज कहूँगी, लेकिन अपनी किताब के आखिरी में सई ने साफ तौर पर अपनी पहचान को सिर्फ एक महिला डायरेक्टर तक सीमित करने को लेकर घोर आपत्ति जताई है। न सिर्फ आपत्ति जताई है बल्कि उन्होंने हमारे दौर की कई शानदार फिल्म मेकर्स जैसे कोंकणा सेन, मेघनाथ गुलजार, नंदिता दास, फरहा खान, जोया अख्तर, सरिता भावे और अरुणा राजे के हवाले से भी कहा है कि हम सब खुद को एक फिल्म डायरेक्टर के तौर पर जानना ज़्यादा पसंद करेंगी। वो ये भी लिखती हैं कि शुरू से ही उन्हें ये सवाल काफ़ी इरिटेट करता था। वो जहाँ भी जाती हैं लोग उन्हें भूलने नहीं देते कि वो एक महिला फिल्म मेकर हैं। अंत तक आते आते वो इससे परेशान भी हो गई और ये सवाल हमेशा खड़ा रहा, एक महिला फिल्म डायरेक्टर होने के नाते सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। सई खुद ही जवाब भी देती हैं कि ये सवाल एक महिला फिल्म डायरेक्टर से पूछा जाना ही तो महिला डायरेक्टर होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सई का बचपन कैसे गुजरा था वो अपनी किताब में लिखती हैं कि बचपन में उनकी खूब पिटाई हुई थी। हर दिन जब भी मोहल्ले में कोई बच्चा शरारत करता था तो उसके माँ बाप सई का उदाहरण देकर समझाते थे कि क्या तुम्हें भी सई की तरह पिटाई करवानी है। खैर, एक दिन सई बिना बताए अपने किसी दोस्त के घर चली गई थी और जब शाम होते होते वो वापस आई तो पिटाई की बजाय उनकी माँ शकुंतला की रुलाई छुटी हुई थी। वैसे आजकल इस बात पर काफ़ी गंभीर चर्चा होती है कि एक छोटे से बच्चे पर माता पिता अपनी इच्छाओं का कितना सारा वजन ला देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बच्चे को वर्सेटाइल बनाने के चक्कर में उसकी संगीत की क्लास, डांस की क्लास, कराटे की क्लास और तैराकी से लेकर ना जाने किस किस क्लास के ट्यूशन लगवा देते हैं। भले ही वो ज़माना एक सदी पुराना हो, लेकिन सई की माँ शकुंतला भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने सई को ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में कोई कसर नहीं छोड़ी। सई हर रोज़ अपने नाना, जाने माने मैथमेटिशियन डॉक्टर आर.पी. प्रंजपे के लिए संस्कृत पढ़कर सुनाया करती थी। स्कॉलर्स का घर था तो पढ़ाई को लेकर सारे लोग एक्स्ट्रा गंभीर रहते थे। खैर, सई का ये भी मानना है कि इसी अपब्रिंगिंग की वजह से वो सिनेमा और लेखन के इतने करीब आ सकी। सई की माँ शकुंतला का जीवन भी उतना ही शानदार और रोचक रहा। जब देश भर की लड़कियां 10वीं तक भी नहीं पढ़ पाती थी तो शकुंतला को उनके पिता ने कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए भेजा। वहां जाकर शकुंतला को एक रशियन पेंटर से प्यार हुआ और वहीं शादी भी कर ली। जब सई 2 साल की थी तो शकुंतला तलाक लेकर भारत वापस आ गई। इतनी सारी हैपनिंग्स की वजह से सई का परिवार पूना में चर्चा का विषय बना रहता था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के शुरुआती दिन कैसे थे। सई को अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही पूना के ऑल इंडिया रेडियो में 50 रुपये प्रति महीने की पगार पर नौकरी मिल गई थी। इस बीच उन्होंने अपनी माँ की इच्छा के खिलाफ जाकर अरुण नाम के लड़के से शादी कर ली। उसके बाद अरुण के कहने पर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया। ये एनएसडी के स्थापित होने के बाद तीसरा बैच था। उस वक्त लड़कियां एडमिशन तो ले लेती थी, लेकिन कोर्स के बीच में ही शादी करने के चक्कर में अचानक से गायब हो जाती थी। जब सई का इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया कि लड़कियों के एप्लीकेशन स्वीकार करने में
यही दिक्कत आती है। सई ने जवाब दिया कि उनके केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो 1 महीने पहले ही शादी कर चुकी हैं। इसके बाद रूम में सारे लोग जो थे वो हंस पड़े। उस वक्त नेमीचंद्र जैन NSD के डायरेक्टर हुआ करते थे। वो एक थिएटर हिस्टोरियन और ड्रामा क्रिटिक थे, लेकिन सई के मुताबिक ज़्यादा इंस्पिरेशनल नहीं थे और स्टूडेंट से थोड़ा दूरी बनाकर रखते थे, इसलिए NSD का माहौल थोड़ा सा ढीला था। लेकिन फिर अचानक ही 1962 में इब्राहिम अलकाजी को नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अलकाजी के आते ही NSD का माहौल पूरी तरह बदल गया। स्टूडेंट्स फुर्तीले हो गए और पूरा स्टाफ भी अलर्ट हो गया। किसी भी नाटक की रिहर्सल फाइनल शो के लगभग 4 महीने पहले ही शुरू हो जाती थी। अलकाजी रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट लंदन से ग्रेजुएट थे और एक सेलिब्रेटेड स्कॉलर भी थे। वेस्टर्न ड्रामा पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, इसलिए जब कई काबिल लोगों को बाईपास कर उनकी नियुक्ति की गई तो कई लोगों ने नाक भौं सिकोड़ी। लेकिन अलकाजी ने दिल्ली में राकेश मोहन के आषाढ़ का एक दिन जब स्टेज पर परफॉर्म करके दिखाया तो पूरे दिल्ली शहर में लोगों के मुंह बंद हो गए। सई अलकाजी से काफ़ी डांट खाती रहती थी। वो लिखती हैं कि वो अलकाजी की कभी फेवरेट नहीं रही, लेकिन उन्होंने अलकाजी से काफ़ी कुछ सीखा। वो जानती थी कि उनका पैशन एक्टर बनना नहीं बल्कि राइटिंग और डायरेक्शन है। NSD से निकलकर वो FTII पुणे में चली गई थी। भारत में टेली रिवॉल्यूशन की शुरुआत के दिन कैसे थे? ये वो दौर था जब लोग अपनी सांसें थाम कर बैठे थे। दिल्ली का आकाशवाणी भवन भारत में होने वाले टेली रिवॉल्यूशन की तैयारियों में व्यस्त था। सई दूरदर्शन के लिए नियुक्त किए गए पहले बैच के 6 लोगों में शामिल थी। उनके साथ टीम में P कुमार, S प्रताप, सुदेश कुमार, शर्मा जैदी और हबीब तनवीर शामिल थे। सई अपनी किताब में लिखती हैं कि उन दिनों जिस भी घर में एंटीना होता था उस घर के बाहर लोग ठहर जाते थे और कहते थे, अरे भाई इस घर में तो टीवी है। ये एक तरह का प्रिविलेज था। एक प्रोग्राम को देखने के लिए एंटीना वाले घर में पड़ोसियों का तांता लग जाता था। कोई दरवाजे से झांक कर देखता था तो कोई खिड़की से। धीरे धीरे देश के शहरों में एंटीना लगातार बढ़ते चले गए। वैसे दूरदर्शन की इस पहली क्रिएटिव टीम को 20 मिनट का एक टेली प्रोग्राम बनाने के लिए कहा गया था। इसके टाइटल की जिम्मेदारी सई के पास थी। तो सई ने एक ऐसा प्ले उठाया जिसमें एक आलसी आदमी को सूरज उगने से पहले उठना था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे भूचाल आ गए, वो फंस गया। सई लिखती हैं कि ये इस कदर फ्लॉप हुआ कि इसको लेकर चुटकुले बनाए जाने लगे। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चला गया और जिसे आने में थोड़ा सा समय लग गया। महिला डायरेक्टर से मीडिया किस तरह के सवाल पूछती है? सई अपनी किताब में लिखती हैं कि शुरुआत से ही प्रेस वाले उनसे पूछते थे कि आप एक औरत होकर अपनी फिल्मों, नाटकों और टीवी सीरियल्स में महिला ओरिएंटेड थीम क्यों नहीं रखती हैं। शुरुआत में सई ने इस सवाल को टाला, लेकिन बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, मैं महिला होने के नाते एक इंसान भी तो हूँ। सई की स्पर्श फिल्म काफ़ी चर्चित रही थी और उससे जुड़े इस किताब में कई सारे किस्से हैं। जैसे इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दृष्टिबाधित बच्चों का किरदार भी उन्हीं बच्चों ने निभाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें प्रेरणा कई लोगों से मिली थी, लेकिन एक किस्से का वो ख़ास तौर पर जिक्र करती हैं जब वो दिल्ली में एक पार्टी के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त लाल आडवाणी जी से मिले। बातचीत के दौरान लाल आडवाणी ने उनसे कहा था कि आप हम जैसे लोगों पर फिल्म क्यों नहीं बनाती, हमारे बारे में तो लोग जानते भी नहीं हैं। इस फिल्म को आगे चलकर 3 नेशनल अवार्ड मिले। इसकी जानकारी उन्हें शबाना आजमी ने फ़ोन कर सुनाई थी कि मुझे तो कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन हमारी फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड जीत लिए हैं और अब ये सारे अवार्ड मेरे भी तो हैं। वैसे अवार्ड्स को लेकर इन दिनों काफ़ी विवाद रहता है कि इस फिल्म को अवार्ड नहीं मिला, इस फिल्म को मिल गया, लॉबिंग इस तरह से काम करती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन सई अपनी फिल्म दिशा को लेकर भी कई सारे खुलासे करती हैं। वो इसे अपने करियर की बेस्ट फिल्म कहती हैं। हालांकि उनकी इस फिल्म को कोई अवार्ड नहीं मिला। सई के मुताबिक इसे जनता ने सराहा, लेकिन ज्यूरी ने नहीं। वो लिखती हैं कि उस वक्त ज्यूरी में कल्पना लाजमी, हनी ईरानी और JP दास थे। इन तीनों ही लोगों का स्टैंड था कि एंटी आर्ट फिल्म को नहीं प्रमोट करना है। तीनों ही इस बात पर यकीन रखते थे कि जो सो कॉल्ड पैरेलल सिनेमा की बात करते हैं उन्हें एक पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। जो लोग बॉक्स ऑफिस के भगवान को नकारते हैं उन्हें भी एक सबक सिखाया जाना चाहिए। सई का मानना है कि उनकी फिल्म दिशा इसी सोच का शिकार हो गई। अगर आपको पेज टर्नर का ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आप किसी किताब का रिव्यू हमसे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। ये वाला वीडियो आप सोशल मीडिया पर शेयर करिए और द प्रिंट को फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, द प्रिंट।